गाइस, वेलकम यू ऑल, दिस इज मी नेहा। सो आज हम एसएससी सीपीओ एसआई का मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं जिसका लेवल एकदम यहाँ है। अगर आज आपने फुल मार्क्स स्कोर कर लिया ना तो समझना कि आप ना इंसान ही अलग हो, आपकी बात ही अलग है, आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बट ये सब अपने बारे में सोचने से पहले इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करो एंड फुल मार्क्स लेकर आओ, राइट। एंड क्या स्कोर रहता है आपका वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। इतना आलस मत दिखाया करो कि देख के भग जाते हो। राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द पीडीएफ। एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, बट उससे पहले वही बात कहूंगी कि पहले खुद सॉल्व करो फिर मेरी अप्रोच देखना जरूर, बिकॉज हमें उससे पता पड़ेगा कि हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, हम और क्या बेटर कर सकते हैं अपने टाइम को सेव करने के लिए। ऑल्दो अब सेक्शनल टाइम हो गया है, सेक्शनल राइट, तो 30 मिनट्स तो आपको मिलेंगे, बट 50 क्वेश्चंस भी तो हैं। अगर आपका लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो ये भी कम पड़ जाएंगे, राइट। तो अच्छे सॉल्व करना है एंड थोड़ा टाइम बचा के। वो कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स आर अंडरलाइंड आउट ऑफ विच one word is misspelled. So after the recapture of Tololing and the adjacent features, evicting the enemy from this well fortified position became a priority. समझ में आ रहा है? देखिए समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें बात क्या हो रही है। तो इसमें बात हो रही है टोलोलिंग इज अ पीक, ओके। कारगिल वॉर के टाइम आपने सुनी होगी। तो आफ्टर द रिकैप्चर ऑफ टोलोलिंग जो पीक थी उसको रिकैप्चर किया और उनकी प्रायोरिटी क्या बनी, ओके। प्रायोरिटी बनी एनिमी को वहां से भगाना, जो वेल फोर्टिफाइड जो जगह थी वहां से उन लोगों को भगाना, निकालना, राइट। तो वो स्पेलिंग जो होती है वो इविक्ट होती है, इवेक्टिंग नहीं होती है। तो वी हमारा आंसर हो जाएगा, आई मीन थर्ड, ओके। सो दिस इज द रॉन्ग। ओके, सो इसमें भी हमें एरर फिगर आउट करनी है। डेमोक्रिटस वाज अ ग्रीक फिलोसफर प्राइमरली रिमेंबर्ड टुडे फॉर हिज फॉर्मुलेशन ऑफ एन एटॉमिक थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स। ऐसी एरर्स में थोड़ा टाइम लग जाता है बिकॉज हमें हर एक चेक करनी होती है, बट काम तो काम करना है। सो ओके, नो एरर है तो फिर वो चूज कर लेंगे। प्राइमरली रिमेंबर्ड टुडे फॉर हिज फॉर्मुलेशन, देखो फॉर्मुलेशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, राइट। डेमोक्रिटस ये नेम है तो नेम की कभी स्पेलिंग एरर मत सोचा करो, नेम की स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है, राइट। कोई सोनाली में आई लगाता है, कोई डबल ही लगाता है, ऐसा होता है ना। सो वॉज अ ग्रीक फिलोसफर की भी स्पेलिंग सही है। ऑफ एन एटॉमिक थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स, UNIVERS सही है। रिमेंबर की स्पेलिंग रॉन्ग है बिकॉज यहाँ REME आता है, रिमेंबर में ये कब से आने लगा, राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम। So, choose the word that can substitute the given group of words. Persons who are unfairly blamed for something that others have done. इसका मीनिंग है कि कुछ काम गलत मैंने किया और मैंने वो ब्लेम पूरा अपनी सिस्टर के ऊपर डाल दिया। इट मीन्स मैंने उसे बलि का बकरा बना दिया, राइट। तो इसका आंसर क्या हुआ, स्केप गॉट। एक्सपीडिशन मीन्स जर्नी, बोएज, राइट। एपिटोमी हम कहते हैं दिस इज द एपिटोमी ऑफ परफेक्शन, मतलब अ परफेक्ट एग्जाम्पल। अ परफेक्ट एपिटोमी मीन्स क्या होता है, परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर हम कहें कि दयालुता की परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है, एपिटोमी क्या है, तो हम कह सकते हैं श्री रतन टाटा जी या सर टाटा, राइट। डिसडेन मीन्स होता है हेट, डिटेस्ट या डिसडेन, फाइन। और हम बोल सकते हैं लोथसम, ये वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आप खुद से मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप लगा तो दोगे बट उसमें सीखने को ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको। बट अगर आप ऐसे लगाओगे तो 4 ऑप्शन से भी तो क्लियर कर ली, ये ना आया ये आ गया तो कर तो देंगे, है ना। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट अबोर्ड बट वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो अबॉर्ड मीन्स होता है रहने की जगह। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई परमानेंट रहने की जगह नहीं है तो वो यहाँ से वहां घूम रहा है। वॉन्डर मीन्स घूमना ही तो होता है। सो अगर हम अपने फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं असरर, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो पैसे उधार देता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर। उसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो बहुत हाई होती है, एकदम अनरीजनेबल होती है, राइट। ट्रूएंट
ट्रूअंट ठीक ऐसे बच्चों को कहते हैं जो अपनी क्लासेस बंक करता है बिना बताए। सो अगर हमें इसको सिनोनिम लिखना हो तो हम एब्सेंटी तो बोल सकते हैं। नोमैड इज द आंसर। ओके, सिनोनिम बात करें इनकी तो वेगाबॉन्ड, वेग्रेंट, ट्रैम्प एंड वॉन्डरर। ओके, ये जो वर्ड्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पॉन्डरर, पॉन्डरर मीन्स सोचना होता है, पॉन्डरर मीन्स सोचने वाला। तो हम थिंकर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं थिंकर। कॉन्टेम्पलेटर, कॉन्टेम्पलेट मीन्स सोचना, कॉन्टेम्पलेटर मीन्स सोचने वाला। तो बस और क्या होता है, आप खुद से मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपने लगा लिया, उसके बाद आपने कुछ नया नहीं सीखा। बट अगर आप ऐसे मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपके 4 ऑप्शंस भी क्लियर हो गए, आप कहीं से भी आ जाए, हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज बिगनिंग टू एग्जिस्ट, रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप। तो कोई भी ऐसी चीज जिसने बस अभी एग्जिस्ट करना स्टार्ट ही किया है, डेवलप बस वो कर ही रही है, राइट। सो ब्लास्फेमी मीन्स भगवान की डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट ऑफ गॉड। तो अगर हम इसका सिनोनिम देखें तो हमें डिसेक्रेशन बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड नेसेंट इज द आंसर। नेसेंट मीन्स होता है बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप्ड। ओके, एंड नेव की बात करें तो स्काउंड्रल, बदमाश, स्विंडलर एंड रोक। हेराल्ड, हेराल्ड हमारा वर्ब भी है एंड नाउन भी है। तो अगर हम इसकी बात करें, वर्ब होगी हमारी सिग्नल देना, किसी को मैसेज करना, ओके, और मैसेंजर, मैसेंजर ही तो सिग्नल देता है। तो अगर हम हेराल्ड को एज अ नाउन ट्रीट करने वाले हैं तो मैसेंजर, एंड एज अ वर्ब ट्रीट करने वाले हैं तो सिग्नल। इडियम, शी इज समवन हु ऑलवेज डिस्करेजेस और एंथुसियास्ट, therefore we had decided to keep our distance from her। इसका मीनिंग क्या है, देखो क्या हो सकता है आंसर। ओके, तो यहाँ क्या बात हो रही है, एक ऐसा व्यक्ति जो सामने वाले के फन को, प्लान को डिस्करेज करे, राइट, और एंथुसियास्ट को कम कर दे, ऐसा व्यक्ति। therefore we have decided to keep our distance from her। तो आ 9 days wonder, 4 दिन की चांदनी, कभी कोई भी चीज अभी अच्छी है फिर गायब है, राइट। आ फिश आउट ऑफ वाटर, अगर वाटर से फिश निकल आए, ओके, पॉन्ड में नहीं रह रही है, वो बाहर आ जाए तो वो क्या होगा उसके साथ, उसके साथ बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगेगी वो, राइट। सो अनकंफर्टेबल। अ कैश काउ, कैश काउ बेसिकली कोई भी चीज जो बहुत सारे पैसे दे आपको। ओके, हम कैश काउ किसी पर्सन के लिए भी अगर यूज करते हैं तो उसका मीनिंग है दैट वो सिर्फ पैसे, वो सिर्फ मनी के चक्कर में किसी के पीछे है। जैसे किसी लड़की को अगर हम कैश काउ बोल दें, लड़के को बोल दें, इट मीन्स वो किसी के पैसों के पीछे है। ओके, कैश काउ अगर हम बिजनेस में भी, हम बिजनेस में भी यूज करते हैं तो एक ऐसा बिजनेस जो पैसा अच्छा दे रहा हो हमको। अब वेट ब्लैंकेट, अब देखो ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा वेट है, इसका मतलब वो हमें बहुत अनोइंग कर रही है, हमारी नींद को डिस्करेज कर रही है, हमारे एकदम एक्साइटमेंट को खत्म कर रही है कि अरे सोना है सर्दी में, ब्लैंकेट में कितना अच्छा लगता है, राइट। तो डी हमारा आंसर हो गया। रन एरेंड्स, रन एरेंड्स ये ईडियम है हमारी, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखो एरेंड्स मीन्स होता है बेसिकली जाना और चीज़ें खरीद के लाना। ओके, जाना और चीज़ लेकर आना, सीधी बात है। एरेंड्स का मीनिंग ये है तो इसका सिंपल मीनिंग भी वही हो जाता है। टू डू समथिंग इनकरेक्टली नहीं। टू पार्टिसिपेट इन अ रेस थ्रू अनफेयर मीन्स, अब आपने रन देखा तो आपने तो लगा दिया कि अरे यहाँ रन की बात हो रही है, तो समथिंग विच इज रिलेटेड टू रनिंग हम चूज कर सकते हैं। आपने रेस देखा और आपने इसको लगा दिया, गलत हो जाएगा। लिटरल मीनिंग कभी भी ईडियम में नहीं होती है। ओके, जैसे हमने बेड ब्लैंकेट पढ़ा तो उसमें लिटरल मीनिंग ब्लैंकेट से रिलेटेड क्या था, वेट से रिलेटेड क्या था, कुछ नहीं था। टू गो आउट टू बाय और डू समथिंग, सो दिस इज आवर आंसर। टू फिनिश रनिंग, देखो आप इनमें से कुछ सोच सकते थे जब तक आपको पता नहीं है। क्लियर एज मड, अब देखो क्लियर एज मड है, क्लियर भी है बट मड भी है, मड कैसे क्लियर हो सकती है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है ना, डिफिकल्ट हो गया ना आपके लिए समझने के लिए, बस यही पढ़ना है। अ क्लीन सरफेस, अ डर्टी सराउंडिंग, जब क्लियर भी हो रही है मड तो अलोन तो कोई चीज हो नहीं सकती, राइट। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड नहीं, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब मड क्लियर कैसे होगी ये सोचने वाली बात है और बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है हमारे लिए,
नकल डाउन, नकल डाउन, नकल डाउन मीन्स होता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, किसी भी टास्क को बहुत सीरियसली करना. टू स्टार्ट वर्किंग और स्टडिंग हार्ड. एंगेज इन स्ट्रीट फाइटिंग, नहीं. टू मेक अदर्स डू देयर शेयर ऑफ हार्ड वर्क यूजिंग पावर, नो. टू क्रश समवन टू द एक्सटेंट दैट दे कैन नॉट गिव अप, नो नो नो. फर्स्ट इज द आंसर. हाउ ब्यूटिफुल शी इज, सेड बेटी. देखो अगर अभी तक आपने नरेशन की वीडियोज नहीं देखी है ना, तो ये आपका ह्यूज लॉस है. ओके, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले उन वीडियोस को देख लोगे तो नरेशन का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा. 100% एक्यूरेसी के साथ आप उन क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाओगे. सो देखो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन कौन सा है, नरेशन में किस टाइप का है. ये नरेशन में एक्सक्लेमेटरी नरेशन है. ओके, हाउ देखिए तो ये लगा कि इंटेरोगेटिव है. बेटी एक्सक्लेम, देखो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी नरेशंस क्या होते हैं, राइट. तो जब हमारे इस टाइप के नरेशंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ हाउ से कोई पूछ नहीं रहा है, बता रहा है हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वो कितनी सुंदर है. यू आर नॉट आस्किंग समवन, यू आर टेलिंग. ओके, दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेशन. सो जब उसने ये बात कही तो क्या दुख से कही, नहीं, नहीं कही ना. किससे कही, खुशी से कहा. ओके, सो बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय हाउ ब्यूटीफुल शी इज, नहीं ये वाला क्यों नहीं है, बिकॉज हमें एक्सक्लेमेटरी नरेशन में दैट की जरूरत पड़ती है, दैट से कनेक्ट करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को. तो दिस इज आवर आंसर. बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, सो भी लगा सकते हो. समझ आया, तो ये हमारा आंसर हो गया. हाउ वाउ सब हमको हटाने होते हैं, और इसे समझने के लिए वीडियो देख लोगे तो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. शी सेड एलास आई एम रियून्ड. तो ये जो एलास है, एलास काउंचुलेशंस कभी हम इनडायरेक्ट बनाते टाइम नहीं लिखते हैं. समझ आ रहा है. एंड ये भी हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया. एलास दुखी की बात है. ओके, जब हम खुशी की बात करते हैं तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाता है. दुख की बात करें, जॉय, सॉरो आ जाएगा. शॉक, अगर शॉक से कोई चीज कह रहे हैं, शॉक. सरप्राइज से कह रहे हैं तो फिर वो हमें देखना पड़ेगा हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस टाइप की है, सॉरी हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्या कहती है. सो विद जॉय नहीं आएगा. सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दैट नहीं है इसमें, आई दैट नहीं है इसमें है, तो ये हमारा आंसर हो गया. ये भी हमारी डायरेक्ट स्पीच है. राज सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज हेल्प मी इन दिस टास्क, ये हमारा इम्पेरेटिव है. सो राज ऑर्डर्ड हिज फ्रेंड, देखो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज, तो ऑर्डर जहां आ जाए गलत है. थ्रेटन, धमका थोड़ी रहे हैं, कह रहे हैं कि प्लीज हेल्प कर दो. थ्रेटन. रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, दैट नहीं आता है, टू से कनेक्ट करते हैं. ओके, सो ये हमारा आंसर हो गया. बट यहाँ दिस की जगह दैट आएगा, इस बात को ध्यान रख लो. दैट टास्क थोड़ा टाइप एरर है. The invigilator is advising the students not to carry calculators into the examination hall. So देखो ये हमारा पैसिव वॉइस है, बनाना है हमें. पैसिव वॉइस बनाते टाइम सबसे पहले जो हमारी टिप है उसको वो क्या है कि हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब देखनी है. ओके, सो इज है तो कहाँ होगी, बीइंग भी ऐड हो जाएगा. ओके, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, वो हम देखेंगे अपने ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट देखेंगे फिर समझेंगे क्या है. सो द स्टूडेंट्स वर एडवाइज, नहीं आएगी तो प्रेजेंट ही. हैव बीन नहीं, वर, आर बीइंग, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए हमने आर में कन्वर्ट कर दिया. तो हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना था, हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब देखी और इतना बड़ा रीड करने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइम सेव हो गया. राइट. क्लोज ऑल द विंडोज, जब इम्पेरेटिव पैसिव होते हैं तो या तो हम लेट से बनाते हैं या बनाते हैं अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर देके, लाइक क्लोज ऑल द विंडोज, यू आर, मैं लिख देती हूँ. ओके, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज ऑल द विंडोज. अब ये तो हुई ऑर्डर की बात क्योंकि सामने वाले ने कहा है क्लोज ऑल द विंडोज. ओके, समझ आ रहा है. तो हम यहाँ ऑर्डर दे रहे हैं, बट अगर सामने वाला कहता प्लीज क्लोज ऑल द विंडोज तो यू आर रिक्वेस्टेड हो जाता. कोई धमका रहा है तो थ्रेटन्ड हो जाता. तो जो जिस हिसाब से सेंटेंस होगा उस हिसाब से हम यहाँ ऑर्डर रिक्वेस्ट ऐड करते जाएंगे. और सेकंड है लेट, तो विल यू क्लोज, नहीं. ऑल द विंडोज भी क्लोज ऐसे नहीं बनता है. कैन यू, यू तो है ही नहीं.
तो लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज, तो लेट से ऐसे बनता है और ऑर्डर से इस प्रकार. Sentence in passive. Someone stole his traveler's checks when he was traveling in Europe. So someone stole, ये एक्टिव है. पैसिव बनाने टाइम क्या करेंगे, पास्ट में है तो हमें was या were की नीड होगी. सिंपल. आर had been नहीं. His traveler checks है तो were आएगा, was नहीं आएगा. तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया. पूरा पढ़ना पड़ा नहीं. The route was easy for us to follow. Fill up, कौन सा सही जाएगा, देखो hardly नहीं जाएगा. hardly क्यों नहीं जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ. अगर आप hardly यहाँ लिख दो, the route was hardly easy for us to follow, तो hardly यहाँ इसने पूरा सेंटेंस ही चेंज कर दिया कि it was not easy. तो ये तो कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा. ओके, स्लाइटली भी नहीं होगा, बिकॉज ये एक डिग्री तक में यूज होता है ना, इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट, तो इस सेंस में जाता है, तो यहाँ नहीं जाएगा. ओके, सो की बात करें, दैट वाज सो इजी, तो आपने कह दिया कि अरे ये तो बहुत इजी थी. दैट, तो दैट के साथ कनेक्ट होता तो ज़्यादा बेटर रहता, तो ये भी हमारा नहीं होने वाला है. तो हमारा आंसर क्या हुआ, फेयरली. अरे द रूट वॉज फेयरली ईजी. फेयरली मीन्स एक एक्सटेंड तक ये ईजी थी कि हमने आराम से उसको फॉलो कर लिया. एक एक्सटेंड तक, एक लेवल तक ही ईजी थी. ओके ओके, सो यहाँ आर्टिकल चूज करने हैं. लेटर दैट वी रिसीव्ड यस्टरडे वॉज सेंट बाय माई ग्रैंड डैड. एंड द ए नो आर्टिकल रिक्वायर्ड. सो देखो यहाँ उस लेटर की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक लेटर की बात हो रही है, राइट. तो स्पेसिफिक चीज़ों को बताने के लिए हमारा आर्टिकल, हम स्पेसिफिक डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, तो हमारा द आएगा. और देखो ये तो एक तरीका हुआ, एक मैं अपना तरीका बताती हूँ जिससे मैं हमेशा आर्टिकल फॉलो करती हूँ और उससे हमेशा मेरा काम हो जाता है. ओके, सो लेटर दैट वी रिसीव्ड यस्टरडे वॉज सेंट बाय माई ग्रैंडडैड. मैं करती हूँ द, वहाँ चूज करती हूँ जिसके बारे में हमें पहले से कुछ पता है. तो ये किस लेटर की बात हो रही है, हमें पता है ना कि वो जो ग्रैंड डैड ने सेंड किया था, कोई ऐसा ही एरा गैरा लेटर तो नहीं है ना, तो वहाँ द आ जाता है. जैसे आई हैव, अगर ये होता आई हैव सीन लेटर, तो क्या हमें इस लेटर के बारे में कुछ पता है, बताओ. नहीं पता ना, तो यहाँ आ लेटर आ जाएगा. बट यहाँ हमें अपने लेटर के बारे में पता है कि वो लेटर जो ग्रैंड डैड ने मुझे भेजा था, राइट. यहाँ हो गया आई हैव सीन अ लेटर और यहाँ हो गया द लेटर, बिकॉज यहाँ हमें लेटर की इंफॉर्मेशन है. यहाँ कौन सा लेटर है, क्या है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है. देखो आई हैव लॉस्ट पेन that I bought yesterday. ओके, तो यहाँ क्या आएगा, आई हैव लॉस्ट. ओके, और यहाँ हम कहें दोनों सेंटेंस सेम है, बट मैंने एक पेन खो दी, मैंने पेन खो दी. अब वो कौन सी पेन है उसके बारे में हमें नहीं पता है. बट जब हम यहाँ कह रहे हैं आई लॉस्ट पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, कौन सी पेन खो दी, जो मैंने कल खरीदी थी, तो इसकी हमें इंफॉर्मेशन है कि हम कौन सी पेन की बात कर रहे हैं जो कल खरीदी थी, तो यहाँ हमारा आ जाएगा द. तो ऐसे आप फिगर आउट करोगे तो आसानी हो जाएगी. थोड़ा सा रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली इट विल मेक यू सेंस. शाइला सेट कोमल ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस एंड दे टॉक्ड इनऑडिबली थ्रू आउट. साइला बैठी, साइला सेट अराउंड नहीं, आसपास बैठती तो बातें कैसे करती एकदम. ये इनऑडिबली का मतलब क्या है, विस्परिंग करना, घुसुर पुसुर करना कि सामने आवाज भी ना आए और हम बात भी कर लें. तो अगर आप किसी के अराउंड बैठे हो, अराउंड मतलब आसपास होता है, तो ऐसे बात कर लोगे नहीं. एमंग, जब तीन लोगों की बात हो, दो से ज्यादा, कि हाँ साहिला किन के पीछे बैठी है, साहिला वॉज सिटिंग एमंग नेहा सोनू अभिषेक, ऐसे तो होता. बिटवीन, साहिला दो लोगों के बीच में नहीं बैठी है. ओके, साहिला कोमल के पास बैठी है, तो हमारा बिसाइड आंसर हो जाएगा. The beach was sunny and yet the hotel was quite expensive. So
सो यहाँ क्या आना चाहिए, देखो ड्रीयरी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ड्रीयरी मीन्स होता है डल, तो बीच सनी है और डल है, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। केओटिक मीन्स बहुत आना जाना है, भीड़ भाड़ है, तो अगर हम कहें दिस बीच वॉज सनी एंड केओटिक येट द होटल वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, अगर आप ये मानो कि कोई बीच है और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो अगर वो चीज़ एक्सपेंसिव होगी तो कुछ लगेगा क्या अपन को, नहीं। यहाँ दो ऑपोजिट चीज़ें जा रही हैं, ओके। वो कह रहे हैं कि फिर भी होटल एक्सपेंसिव था, तो अगर भीड़ भाड़ है तो एक्सपेंसिव तो होगा, कोई भी जगह अगर हम कोई बीच जुहू बीच जाएं या कोई भी बीच, पता नहीं गोवा में कौन सा बीच होगा, मैं तो गई नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, तो जहाँ जितनी ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ की होटल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये तो नहीं जाएगा। बोस्टस भी वही सेम है। सीरीन, यहाँ बात हो रही है कि बीच सनी था, सीरीन मतलब वहाँ शांति थी, इट मीन्स वहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, फिर भी वो एक्सपेंसिव था, तो यहाँ हमारा वर्ड बनता है, बिकॉज इससे हमें पता पड़ेगा कि वहाँ शांति थी फिर भी, तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट चाहिए था, उसके हिसाब से हम अपना वर्ड सिलेक्शन करेंगे। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड select the option that can substitute and rectify it. He is excited to participating in the upcoming competition. So about the upcoming competition नहीं, ये कहाँ से आ गया। For participate, for के बाद participate verb नहीं लगती हमें, right? To the upcoming competition, ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा। देखो excited के बाद और about लगता है कि आप किस चीज के बारे में excited हो, right? So he is excited about participating, और टू के बाद वैसे भी हमें बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, तो ये वैसे भी रॉन्ग हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, about participating. Select the most appropriate option that can replace the underlined segment in the given sentence. Okay, so the society should not tolerate hatred towards foreigners. सो हेट्रेड टुवर्ड्स फॉरेनर्स को बोलते हैं जीनोफोबिया। फोबिया मीन्स क्या होता है, डर, ओके। जीनो इज रिलेटेड टू फॉरेनर्स। सो मिसएंथ्रोपी, मिसएंथ्रोपी, एंथ्रोप इज रिलेटेड टू ह्यूमन, तो जो ह्यूमन से हेट करे, तो ये तो गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया। टेस्टिमनी मीन्स क्या होता है, गवाही देना, फॉर्मल तरीके से किसी के हक में बोलना, किसी के साइड बोलना, ओके। एंड चौविनिज्म एक ऐसे इंसान को बोलते हैं या किसी को भी जो सिर्फ अपने बिलीफ को माने, अपने ही काम को माने, हाँ कि मेरा ही जो धर्म है वो बेस्ट है, मेरी कंट्री बेस्ट है, मेरा स्टेट बेस्ट है, ओके। चौविनिज्म उस इंसान को हम बोल देते हैं, तो वो लोग कैसे होते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं, तभी तो वो बस थोड़ा सा ही सोच पा रहे हैं, उनकी नैरो सोच एकदम। ट्राई टू काम इन एडवर्स सिचुएशन, ये बहुत ज्यादा इजी है, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता, तो इसका मुझे आप ऑप्शन आंसर कमेंट में लिख देना। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. My relatives have lived near Patna, just adjacent. Adjacent means pass में. To the secretariat building, secretariat building. Okay. So my relatives, देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, जब परफेक्ट में कोई भी सेंटेंस हमारा हो तो उसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, क्या आती है, थर्ड फॉर्म, तो हैव लिव्ड होना चाहिए था, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिलअप है, मिस्टर मेहरा रिसीव्ड अ अवार्ड ड्यूरिंग हिज सर्विस पीरियड, देखो ये फिलअप भी है, एंड ये बेसिकली स्पेलिंग एरर है। तो स्पेलिंग कौन सी, प्रेस्टिजियस की स्पेलिंग क्या होती है, OUS होता है, तो ये गलत है, आई लगा होता है, जूअस नहीं है, प्रेस्टिजियस नहीं है, प्रेस्टिजियस है, तो PRESTIGIOUS, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। इन द गिवन सेंटेंस 4 words have been underlined and the underlined words are given as options. Select the option that contains an error. Much to the surprise of the researcher, the data from the field was inconsistent by published clinical trial results. देखो अगर आपने prepositions पढ़े हैं तो बहुत easy हो जाएगा, otherwise it will be difficult for you to figure out, okay. So much to the surprise means होता है कि एकदम आप चीज़ें देख के शॉक हो गए, तो एक सही तरीके की फ्रेज है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। अगर आप must to देखो और आपको लगे कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, it sounds
अनफेमिलियर, तो आप यहाँ मिस्टेक ढूंढ सकते हो, बट यहाँ मिस्टेक नहीं है. ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रेज. सो ऑफ द रिसर्चर द डेटा फ्रॉम द फील्ड, फील्ड से जो डेटा लाया गया है, तो फ्रॉम भी सही है. द फील्ड वॉज इनकंसिस्टेंट बाय पब्लिश क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट. सो इनकंसिस्टेंट ऑलवेज फॉलोड विद आता है, आई वॉज कंसिस्टेंट विद माई स्टडी. तो विद, बाय इज अ रॉन्ग प्रेपोजिशन हियर. ओके, सो यहाँ भी एरर है. ऑफ द 2 pieces शोन टू हर शी बॉट द लीस्ट प्राइस्ड. अगर आपने डिग्रीज पढ़ी हैं तो आप फिगर आउट कर लोगे. देखो, कोई भी 2 pieces हैं, वो दिखाए गए किसी को और उसमें से किसी ने एक पसंद किया, तो शी बॉट द लीस्ट प्राइस, और एक खरीदा. तो यहाँ 2 चीज़ों की बात हो रही है, 2 थिंग्स हैं. तो जब वहाँ हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ कंपेयर हो रही है. ओके, तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा. तो लीस्ट सुपरलेटिव है. देखो, लिटिल, लेस एंड लीस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो लिटिल तो नहीं आएगा क्योंकि 2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो हमें कंपैरेटिव डिग्री की जरूरत होगी. तो द लेस प्राइस्ड, लेस तो आएगा ही नहीं. ओके, तो यहां हमारी मिस्टेक कहां हुई? लीस्ट में हुई है. ओके, सो यहाँ भी ग्रामेटिकल एरर है. टॉपिंग द एग्जाम वॉज अ मोमेंट ऑफ लार्ज जॉय फॉर नीरू. देखो, ये जॉय है लार्ज, हम फिजिकल, जिसका साइज बड़ा हो, कोई बिल्डिंग है तो अगर हमने उसके लिए यूज कर दिया तो समझ में आता है. बट यहाँ खुशी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए तो लार्ज यूज नहीं होगा. यहाँ ग्रेट जॉय हो सकता था, है ना. तो यहाँ गलत वर्ड का यूज हो रहा है. तो हमारा मिस्टेक कहाँ हुई? डी इज देयर. ये हमारा आ गया पैरा जंबल. सो देखते हैं. एंड इट्स क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. किसकी क्रॉस ब्रीडिंग? तो ये हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं रहेगा. एज विद इट्स डेलिब्रेट इन्फ्रैक्शंस ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, ये भी नहीं रहने वाला है. टुडे द लैंग्वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग enjoys an enormous circulation. This could be okay. It profoundly, ये भी नहीं होने वाला है. तो हमने क्या देखा कि 1 और 2 से हमारा आंसर नहीं होगा, या तो 3214 होगा या 3124 होगा. अगर हमें किसी भी 2 का पैर मिल जाए तो आंसर हम फिगर आउट कर लेंगे. सो टुडे द लैंग्वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग enjoys an enormous circulation. तो यहाँ क्या बात हो रही है कि आजकल जो एडवर्टाइजमेंट की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेशन में है. ओके, क्यों है वो हमें पता पड़ेगा. तो ये हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो गया. इट प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंसेस द टंग्स एंड पेन्स ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स. तो ये तो इसके साथ नहीं जाएगा. हमें देखना है, हमारे ऑप्शन में भी है कि 2 आना चाहिए या 1 आना चाहिए. देखो, द लैंग्वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग enjoys an enormous circulation. तो यहाँ बात हो रही है कि एडवर्टाइजमेंट की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है. उसका रीजन हमें 2 में मिल रहा है. एज विथ इट्स डेलिब्रेट इन्फ्रैक्शन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स. ओके, यहाँ रीजन है कि अगर उसका सर्कुलेशन हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जानबूझ के वो ग्रामेटिकल रूल्स का हेरफेर कर रहे हैं. देखो, यहाँ पता है क्या बात हो रही है. जैसे मैक जो बर्गर होता है, ओके, वैसे आई लव इट होता है. हमें पता है कि लव के साथ आईएनजी हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी नहीं लगाते हैं. आई एम लविंग इट कभी नहीं बोलते. बोलते हैं क्या? आप बताओ. नहीं बोलते ना. ये हमारा ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ये सही है. बट बस वो यही बात हो रही है कि वो ऐसे ही हेरफेर कर रहे हैं जानबूझ के ग्रामेटिकल रूल्स का. तो हेरफेर ही तो, ये ग्रामेटिकली तो टोटली रॉन्ग है ना. आई लव यू टू तो रॉन्ग है ना कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ या करती हूँ. तो तुमसे भी क्या मतलब, एक दो से और भी करते हैं क्या? तो ये ग्रामेटिकली तो रॉन्ग है ना. तो बस यही बात चल रही है और इसको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है कि ये सर्कुलेशन में है. क्यों? बिकॉज जानबूझकर ग्रामेटिकल रूल्स का यहाँ वहाँ किया जा रहा है. सो 3-2 का बिल्कुल क्लियरली पेयर बनता है. फिर यहाँ बात हुई, इसको और एक्सटेंड किया गया. एंड इट्स क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. एंड जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ग्रामर रूल्स के, उनको जानबूझ के उनकी क्रॉस ब्रीडिंग की जा रही है. तो ये ऐसा हो रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है, ये रीजन दिया है और इस रीजन को फर्दर इन्होंने एक्सप्लेन किया है. और फिर उन्होंने बताया है कि ये बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है हमारी टंग को, बच्चों को एंड एडल्ट्स को.
समझ आया? तो हमारा क्या होगा पैर? 3 2 1 4। अगर आप थोड़ा सा पढ़ के समझ जाओ ना तो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ वो इसी चीज की बात कर रहे हैं। आई एम लविंग इट और आई लव इट। सो सिनोनिम एप्रीहेंसिव, डोंटलेस। एप्रीहेंसिव का सिनोनिम क्या होगा? ओके, डोंटलेस, एंशियस, ग्रेट और फियरलेस। एप्रीहेंसिव मीन्स होता है डरा हुआ, थोड़ा चिंतित सा, वरीड, राइट। तो डोंटलेस, डोंट मीन्स डर होता है, डोंटलेस मीन्स निडर होता है, फियरलेस। ग्रेट, ग्रेट मीन्स करेज। अगर किसी में करेज है तो वो फिर डर कैसे जाएगा? ओके, फियरलेस यही हुआ, तो ये सिनोनिम हो गए एंशियस। ये हमारा आंसर हो जाता है। कैजोल या कजोल, कजोल मीन्स काजल क्या करती है? बहलाती फुसलाती है, राइट। सो बुली, बुली मीन्स किसी को डराना, धमकाना। इंटिमिडेट, इंटिमिडेट, ओके। इग्नोर, आप किसी को इग्नोर कर रहे हो तो फिर आप उसको कैसे बहलाओगे, फुसलाओगे? ये भी गलत हो गया। डिसुएड इज जस्ट ऑपोजिट, परसुएड इज द आंसर। जब हम सिनोनिम की बात करें, एंटोनिम की बात करते तो फिर डिसुएड हो सकता था हमारा। लेयर, देखो जो लायर होते हैं ना वो चीजों को छुपाते हैं, तो लेयर मीन्स ही छुपाना होता है, ओके। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मीन्स रिवील। गैरुलस, गैरुलस मीन्स टॉकेटिव। टॉकेटिव तो वैसे भी कोई चीज छुपाने से रहे, क्योंकि बहुत बातें करते हैं तो मुंह से निकल ही जाता है। नोन, नोन मीन्स जो सबको पता है, जाना पहचाना। कंसीलमेंट, कंसील मीन्स छुपाना होता है, कंसीलमेंट इज द नाउन। एफीमेरल, एंटोनिम फिगर आउट करना है हमको। एफीमेरल, एफीमेरल मीन्स क्या होता है? बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कोई भी चीज, ओके। टेम्परेरी, तो परमानेंट एंटोनिम हुआ ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, ये सिनोनिम हो गए। एंड डर्थ, डर्थ मीन्स कमी, क्या हुआ? कमी, स्कैंटी, ओके। सो अब हम अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं, दैट इज दिस वन, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चंस रीड करने हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एमिशन फ्री रिन्यूएबल एनर्जी दैट हैज बीन यूज्ड ओवर द एजेस। हमने क्या सीखा है कि हमें सिर्फ कीवर्ड देखना है, तो हमें लार्जेस्ट सोर्स मिल गया ना, तो थ्रू आउट द पैसेज हम इसी वर्ड को कैरी करके चलेंगे और जहां मिलेगा वहीं बस रुक जाएंगे और थम जाएंगे और फिर पढ़ेंगे। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्लीन, इसको यही फिगर आउट कर लेते हैं। क्लीन, रिन्यूएबल, हार्नेसिंग, कन्वेंशनल। क्लीन मतलब साफ, पॉल्यूटेड मीन दूषित करना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी? क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, कन्वेंशनल, रिन्यूएबल सोर्सेज एंड फॉसिल फ्यूल्स। आपको नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता है, वेट, अब दिख रहा है ना? इतना ही रख लेते हैं इसको, ठीक है। What do you mean by renewable resources? Are natural resources that cannot be remade? अगर आपको इसकी मीनिंग आती है ना तो बिना देखे भी बना लोगे, मुझे जितना अंदाजा है इस चीज का। A natural resources that will run out, a natural resources that is emission free or that can be remade. Which energy is produced by the powerful? तो यहाँ हमें renewable resources से हम क्या समझते हैं वो देखेंगे। Which energy is produced by the powerful turbines according to the पैसेज? काइनेटिक एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? टोन देखनी है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज? ये दो क्वेश्चन मैंने अपने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं सो दैट आप कहीं से भी कुछ भी आपसे मिस ना हो, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना, ओके। सो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. Billion minds have devoted their lives to finding resources that do not leak greenhouse gases into the ozone layer and which do not cost large amount of money. तो देखो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, पूरी दुनिया में यूज किए जा रहे हैं, और बिलियन माइंड्स का मतलब है इंटेलिजेंट लोग, इंटेलिजेंट पीपल, ओके। जो इंटेलिजेंट पीपल हैं उन्होंने अपनी पूरी लाइफ क्या है इसमें ही लगा दी है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। वो चाहते हैं कि कोई भी ग्रीन हाउस गैस वगैरह है, उसका एमिशंस है, उससे ओजोन लेयर खराब ना हो, राइट। इसलिए तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगाई है। हमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग करके नहीं चलना है, यहाँ हमें बहुत ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, ओके। एंड विच डू नॉट कॉस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, जिससे क्या है ज़्यादा पैसा भी खर्च हमारा ना हो। दे इंक्लूड एनर्जी, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड ओशन रिसोर्सेज।
एंड एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम बायोमास एंड बायोफ्यूल्स, और कौन सी एनर्जी, जो बायोमास जैसे गोबर वोबर से यूज होती निकले, है ना, एंड बायोमास से, बायोफ्यूल से, विच आर बाइबल अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड हैव लोअर कार्बन एमिशंस। क्लीन है, क्यों है, बिकॉज इनमें से कार्बन बहुत ज्यादा एमिशन उसका नहीं हो रहा है कंपेयर टू कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, कितना ज़्यादा कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है जो हमारी ओजोन लेयर को बहुत बुरी तरीके से खराब करती हैं। What's more, the energy generated is nearly 80% renewable, harnessing, और इसको क्या कर सकते हैं, फिर से बनाया जा सकता है, राइट, 80% तक को बनाया जा सकता है। Harnessing the power of moving water to generate electricity, known as hydroelectric power, is the largest source of emission free। देखा, हमने देखा था, हमें थ्रू आउट लार्जेस्ट सोर्स लेके चल रहा है, तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एमिशन फ्री। तो हाइड्रो एनर्जी हो गया, फर्स्ट आंसर मिल गया हमें, ओके। रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड वाइड एंड हैज बीन यूज्ड ओवर द एजेस। सोलर पावर इज अनदर एक्सीलेंट एनर्जी रिसोर्स। द सन गिव्स अस फ्री रेज, so why not use them as a power source? Solar power is trapped by special rows of panels which take in the energy of the sun and provide power of 4 homes in places which are windy, powerful। देखो जहाँ सन आता है वहाँ हम सन से हेल्प ले सकते हैं, इतनी सारी वो हमें सनलाइट आती है, तो उसका यूज़ करके हम लाइट भी बना सकते हैं, एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं, राइट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बट हर जगह सनलाइट आए ज़रूरी तो नहीं, कहीं नहीं भी आती है, तो वहाँ हम जो विंडी जो टर्बाइंस होती हैं, पावरफुल विंड टर्बाइंस होती हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं। सो विच आर विंडी पावरफुल विंड टर्बाइंस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, यहाँ भी हमें एक आंसर मिल रहा है, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था ना। पावरफुल विंड टर्बाइंस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड एनर्जी। द टर्बाइंस आर बिग टावर्स विद 3 प्रोंग्स। आपने देखा होगा विंड एनर्जी कैसी रहती है ना, ऐसी ऐसी 3 स्ट्रिंग होती है, उसमें ऐसे 3 फैन टाइप के लगे होते हैं, है ना, 3 prongs which are pushed around by the wind. This produces energy. The largest wind farm in the world is Denmark, और largest wind farm डेनमार्क में, ओके। सो यहाँ बात हुई थी which of the following are the clean sources of energy। तो कन्वेंशनल सोर्सेज से कैसे क्लीन हो रहा है, अभी हमने यहाँ देखा था, दे आर क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, दे कौन, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, राइट। तो नॉन रिन्यूएबल नहीं, जल्दी जल्दी में नॉन में ध्यान में देखना, आपने पहले ही देखा और लगा दिया, नॉन में डिफरेंस है, तो ये हमारे आंसर मिल गए। व्हाट डू मीन बाय रिन्यूएबल रिसोर्सेज, 80% वो फिर से रीजनरेट हो जाती है, तो अननेचुरल रिसोर्स दैट कैन बी रीमेड, यही पढ़ा था हमने। विच एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय द पावरफुल टर्बाइंस, पावरफुल टर्बाइंस, टर्बाइन से क्या, विंड एनर्जी निकलती है ना, हम पढ़ रहे थे, देखो एनर्जी, द पावरफुल विंड टर्बाइंस, ओके। व्हाट इज द टोन ऑफ पैसेज, ह्यूमरस, कोई हंसी की बात हो रही है क्या, नहीं ना। एनालिटिकल, एनालिटिकल टोन हम उसको बोलते हैं जहाँ पूरी स्टोरी हो, वो है, फैक्ट्स हो, डेटा हो, बट उसके बाद भी कोई कंक्लूजन है, फैक्ट्स है, डेटा है, बट कंक्लूजन नहीं है, प्रॉपर डेटा भी नहीं है, बट कंक्लूजन तो बिल्कुल नहीं है, तो एनालिटिकल नहीं हुआ। यहाँ कोई किसी की भड़का रहा है क्या, कोई वैसी है कि हाँ क्रिटिसिज्म वगैरह हो रहा हो, तो प्रोवोकेटिव नहीं, इन्फॉर्मेटिव, या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो कैसे हमें हेल्प कर रहे हैं और कैसे क्लीन रिसोर्सेज बनते जा रहे हैं, ओके। व्हाट इज द टाइटल ऑफ पैसेज, तो टर्बाइंस आर बिग टावर्स, नहीं, सिर्फ टर्बाइन के बारे में बात हुई है कि टाइटल क्या होता है कि थ्रू आउट द पैसेज किस चीज के बारे में बात हो रही है, जिस क्या है, कंक्लूजन क्या है। सोलर पावर, सोलर पावर इज द पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ओके। टर्बाइंस भी, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, यहाँ बात हो रही है टाइप ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे विंड हो गई, है ना, सोलर पावर हो गए, और भी बहुत कुछ, हाइड्रो पावर हो गए, तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट इज क्लोज टेस्ट। द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2017-2031 underlying India's plan for wildlife conservation was unveiled the Global Wildlife Program Conference, ओके। सो देखते हैं, फर्स्ट हमें यहाँ प्रेपोजिशन चाहिए, इन, टू, एट या फॉर। देखो ये फॉर तो नहीं आएगा, ओके, अब टू भी नहीं आएगा,
यहाँ टू और फॉर का तो कोई काम नहीं, हम कंफ्यूज होंगे तो कहाँ होंगे, इन और एट में होंगे। अब आपको सोचना है कि इन आएगा बिकॉज एक स्पेसिफिक इवेंट की बात हो रही है, जगह की बात होती है, तो हम इन या एट यूज करते हैं। देखो इन यूज करते हैं हम जब हम बहुत बड़े लेवल पे किसी चीज, कोई चीज बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बहुत प्रिसाइज नहीं है, जैसे आई लिव इन इंडिया, बट इंडिया में मैं कहाँ रहती हूँ तो ये मुझे नहीं पता है, राइट, ये आपको नहीं पता है, तो इन इंडिया है। बट अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ कि आई लिव एट गीता विहार कॉलोनी, तो मैंने यहाँ स्पेसिफिक एड्रेस बताया है जिसे आप इजीली ट्रैक करके पहुंच सकते हो। ओके, तो एट हम स्पेसिफिक चीजों को, प्लेसेस को, इवेंट्स को के लिए यूज करते हैं, तो इन नहीं आएगा, यहाँ एट आएगा। वॉज अनवील्ड एट द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस, इवेंट, स्पेसिफिक इवेंट है। द प्लान रिकग्नाइजेज addresses concerns pertaining to climate changes and its impact on wildlife। देखो recognizes and addresses, for नहीं आएगा, यहां हमें चाहिए कंजक्शन। क्या चाहिए, कंजक्शन, बिकॉज एक वर्ब दूसरी वर्ब से कनेक्ट हो रही है, recognizes and addresses, इसमें भी es है, इसमें भी es है, इट मीन्स ये भी हमारी प्रॉपर वर्ब है एंड वो भी वर्ब है, राइट। तो दोनों वर्ब, नाउन को नाउन से कनेक्ट करने के लिए, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉथ को क्लॉथ से, वर्ब को वर्ब से कनेक्ट करने के लिए हमें एक कंजक्शन की जरूरत होती है, एंड कंजक्शन हमारा एंड है। ओके, अगर यहाँ ऐसा होता ना, द प्लान रिकग्नाइजेस और सिर्फ एड्रेस होता तो फिर एंड हमारा नहीं आ सकता था, समझे। सिमिलर आइडिया, सिमिलर थिंग्स को कनेक्ट करने के लिए हम एंड का यूज करते हैं, तो हमारा एंड आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। ओके, राइट। द प्लान डिटेल्स द, देखो वैसे पूरा पढ़ लेना चाहिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट अगर समझ में आ रहा है तो वन बाय करते हुए चलोगे तो हो जाएगा। द प्लान डिटेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम्स फॉर फूड प्रोडक्शन, हेल्थ एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सर्वाइवल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट ऑल्सो emphasizes preservation of genetic and sustainable utilization of species and ecosystems, which is direct bearing on our scientific advancement and support to millions of rural communities. The plan underscores means होता है highlight करना, of threatened wildlife species, inland, aquatic, coastal and marine ecosystems while conserving their habitats। ये पीछे इसलिए पहले पढ़ लिया। देखो थर्ड में स्पीसीज, ग्रुप, ह्यूमन एंड ब्रीड, तो क्या आएगा, द प्लान डिटेल्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम्स फॉर फूड प्रोडक्शन, हेल्थ एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ। अगर आप पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ लोगे तो आई फील कि आप सोचोगे तो कि स्पीसीज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, स्पीसीज, बट ये रॉन्ग हो जाएगा। देखो यहाँ बात क्या हो रही है कि क्या प्लान डिस्कस किया जा रहा है, इकोसिस्टम का, फूड प्रोडक्शन का, हेल्थ का और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सर्वाइवल। तो सर्वाइवल अगर आपने वैसे ही पढ़ा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट की बात हो रही है, राइट, यहाँ फूड प्रोडक्शन की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है, तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए ह्यूमन की नीड होगी, ह्यूमन सर्वाइवल। समझ आ रही है। इट ऑल्सो एम्फसाइजेस प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीसीज। देखो जेनेटिक फोकस नहीं, जेनेटिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं, जेनेटिक रिजेक्शन नहीं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, बिकॉज यहाँ स्पीसीज, सॉरी, यहां जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात हो रही है, डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीसीज। बहुत सारी स्पीसीज हैं तो उनमें डाइवर्सिटी तो हमें नीड होगी ना, कि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है क्या, राइट। And ecosystem which has direct bearing on scientific advancements and support to millions of rural communities. The plan underscores, ये जो प्लान है वो क्या हाईलाइट करता है, rehabilitation of threatened wildlife species, inland aquatic, coastal and marine ecosystems while conserving their habitats। तो काउंटिंग नहीं, यहाँ बात हो रही है कि थ्रेटन वाइल्ड लाइफ स्पीसीज तो है, इंक्लूडिंग उनको, इंक्लूडिंग कौन कौन है, इनलैंड एक्वाटिक एंड कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम। तो इंक्लूडिंग हमारा आंसर हो जाएगा, मिक्सिंग नहीं। यहाँ बात हो रही है कि थ्रेटन वाइल्ड लाइफ स्पीसीज तो है, उनके साथ साथ क्या है, कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम की बात हो रही है। सो फाइनली यहाँ हमारा मॉक टेस्ट एंड होता है। तो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आपने कितना स्कोर किया है,
राइट। और इस टेस्ट का क्या लेवल था, आपको पसंद आया या नहीं? Join Telegram for this PDF and hit the like button. If you found this video useful, please do subscribe this channel because आपको ऐसा ही content मिलने वाला है. So wait for the next video. Thank you so much guys. Thanks a lot.